पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपनी इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में अभी जो है यानी पाषाण काल को हम लोग पढ़ चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग मूल रूप से इस क्लास में जो है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। अगर इसके काल की बात करें दोस्तों, तो इसका काल जो है आपका 1500 BC से 600 BC के आसपास माना जाता है। और हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में क्या देखा था दोस्तों कि 2300 BC से आपका 1750 BC के आसपास जो है आपका मान्य डेट था। तो आप यहाँ देखिए कि 1750 BC के और 1500 BC के बीच एक लॉन्ग गैप रहता है कि कोई भी बड़ी सभ्यता और कोई भी बड़ी संस्कृति, कोई भी बड़ा समुदाय का जो है यहाँ पर कोई नामो निशान देखने को नहीं मिलता है। तो इस बीच क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई सभ्यता बड़ी आई नहीं आई, तो उसके कोई भी साक्ष्य जो है अभी तक कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। तो ये जो वैदिक काल है दोस्तों, ये वैदिक काल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का काल माना जाता है। तो अगर इस अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो हमारे यहाँ जो है सभ्यताओं का काल जस्ट ऑपोजिट है। मीन्स एक नगरीय सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो पहले आई, और एक ग्रामीण सभ्यता जो कि आर्यों की सभ्यता थी जो वैदिक काल के अंतर्गत आती है। तो ये क्या है, ग्रामीण सभ्यता, और ये बाद में आई। मीन्स ऐसा मीन्स इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए 10 साल का कोई बच्चा है, तो अगर वो 11 का होगा, 12 का होगा, तो क्या होगा, उसका मानसिक वृद्धि, उसका शारीरिक वृद्धि, विकास होगा। तो यहाँ पर जस्ट इसके ऑपोजिट हुआ। मीन्स एक नगरीय सभ्यता थी तो उसको और वृद्धि होना चाहिए, विकास होना चाहिए, वो और आगे बढ़ना चाहिए, वो और समृद्ध होना चाहिए, उसका और ग्रोथ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट ऑपोजिट हुआ। यानी एक 10 साल का बच्चा का मानसिक और शारीरिक वृद्धि होने के बजाय क्या हुआ कि वह उसका मानसिक भी विकास कम हो गया और शारीरिक भी विकास कम हो गया। तो यहाँ पर जस्ट ऐसे ही हुआ। हमारे यहाँ सभ्यता का जो क्रम है ऐसे ही देखने को मिलता है। पहले नगरीय सभ्यता आई, फिर ग्रामीण सभ्यता आई। तो नगरीय सभ्यता के अंतर्गत हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़े, जो कि बिल्कुल उत्तम कोटि का सारा कुछ वहाँ प्रबंधन था। सड़कें, गलियाँ, नलियाँ, घर, मकान, भवनें, सब कुछ जो उच्च कोटि की थी। और यहाँ जो है वैदिक काल जो कि आर्यों की सभ्यता मानी जाती है, आर्यों का काल माना जाता है, जिसका काल आपका 1500 BC से आपका 600 BC के आसपास माना जाता है। तो ये क्या है दोस्तों, तो ये क्या है, एक ग्रामीण सभ्यता है। तो इस वैदिक काल को हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं दोस्तों। एक होता है आपका पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग्वैदिक काल भी हम लोग कहते हैं। तो इसका अगर टाइम पीरियड की बात करें दोस्तों, तो 1500 BC से 1000 BC के आसपास माना जाता है। और ये 1000 BC जो है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम में ही जो है लोहे की खोज हुई थी। तो यहाँ से जो है लोहे की खोज से ही जो यानी एक विकास का जो क्रम है वह अचानक जो है आपका बिल्कुल बढ़ जाता है। हमारी जितने भी इसके बाद की सभ्यताएं हैं तो वो उसमें विकास का क्रम जो है देखिएगा एकदम अचानक से जो है ग्रोथ कर जाता है। तो ये इसका काल हो गया। अब उत्तर वैदिक काल, यानी एक तो पूर्व वैदिक काल हो गया, एक हो गया उत्तर वैदिक काल। तो इसका हो गया 1000 BC से 600 BC। तो ये पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसको ऋग्वैदिक काल कहने का तात्पर्य है, या इसको इस अर्थ में कह सकते हैं कि इसको ऋग्वैदिक काल इसलिए भी कहा गया क्योंकि इस काल में जो है हमारे वेद, जो वैदिक काल में जो 4 मुख्य वेद लिखे गए थे, जिसमें कि आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। तो इस पूर्व वैदिक काल में सिर्फ एक वेद की रचना हुई थी, ऋग्वेद की, और बाकी जो भी 3 वेद है, चाहे वह सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इन सब की रचना जो है आपका उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो चूंकि सिर्फ ऋग्वेद की रचना आपका पूर्व वैदिक काल में हुई थी, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड क्या है, 1500 BC से 1000 BC। अब देखते हैं कि ये जो वैदिक काल है दोस्तों, जो आर्यों की सभ्यता कही जाती है, तो आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो आर्य शब्द का अर्थ होता है दोस्तों श्रेष्ठ,
यानी भाषाई आधार पर श्रेष्ठता। यानी उस टाइम में जैसे अभी हमारे यहाँ क्या है, कंपटीशन लेवल बहुत टफ है। एग्ज़ाम में आईएएस का पोस्ट, आईपीएस का पोस्ट, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यानी बहुत सारे सृजन किए गए हैं सरकारी पोस्ट। तो इन पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, कंपटीशन लेवल सबका अलग अलग है। तो इस यहाँ की श्रेष्ठता सिद्ध करने में, यानी अभी की श्रेष्ठता में और उस टाइम की श्रेष्ठता में अलग मतलब बहुत डिफरेंस है। क्योंकि उस टाइम चूँकि कंपटीशन वगैरह था ही नहीं, तो इसलिए ये जो श्रेष्ठता थी तो ये भाषाई आधार पर थी। कैसी श्रेष्ठता थी दोस्तों? तो ये भाषाई आधार पर श्रेष्ठता थी। तो आर्य का क्या अर्थ हुआ? श्रेष्ठ। अब हम लोग देखते हैं कि जो भी वैदिक काल है, चाहे या फिर पाषाण काल है या सिंधु घाटी सभ्यता है, तो इन सब का यानी लगभग समझिए हज़ारों साल पहले की ये सब बातें हैं। तो ऐसा क्या कारण रहता है कि हम लोगों को उतने पुरानी सभ्यता, वहाँ का संस्कृति, वहाँ के लोगों का रहन सहन, उनका खाना पहनना ओढ़ना, उनकी संस्कृति सारी हम लोग जानते हैं। तो इसके दो प्रमाण होते हैं दोस्तों। एक तो होते हैं यानी इन सब चीज़ों को जानने का दो आधार होता है। एक तो होता है पुरातात्विक स्रोत, यानी पुरातात्विक स्रोत का अर्थ है कि खुदाई के द्वारा कुछ इसके अवशेष मिले हो, उन लोगों के रहन सहन का, उनके यानी उनके जीवन यापन से संबंधित कुछ अवशेष जो मिलते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और एक होता है आपका साहित्यिक स्रोत। यानी पुरातात्विक स्रोत को तो यानी इस पुरातात्विक स्रोत के तहत तो किसी भी चीज़ को ऑथेंटिक रूप पर आप जान नहीं सकते। एक अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी रही होंगी या ये इस प्रकार का रहा होगा। किंतु ये जो साहित्यिक स्रोत है दोस्तों, इससे लिखित रूप में मिलता है उस काल के जीवन यापन, उनका रहन सहन, उनका धर्म, उनकी संस्कृति, उनका पहनावा, उनका खान पान। तो ये सारा कुछ साहित्यिक स्रोत से पता चलता है। तो ये साहित्यिक स्रोत जहाँ उपलब्ध है वहाँ तो सब कुछ जानना आसान है, बट जहाँ ये साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक स्रोत या साक्ष्य है, तो वहाँ सब कुछ पता करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। और वो उसको ऑथेंटिक नहीं कह सकते, बस एक अनुमान लगाया जाता है। इसके अंतर्गत कौन सा आता है दोस्तों? तो पाषाण काल आता है। यहाँ से क्या हुआ? तो लिखित कुछ भी नहीं मिला, तो इसको हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। मीन्स लिखित जहाँ से कुछ भी नहीं मिला हो तो वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। उसके बाद पाषाण काल के बाद आता है आपका दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल, यानी प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये हम लोग इतिहास का 3 पार्ट को हम लोग यानी 3 पार्ट में हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो पाषाण काल हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत, जिसके यानी कि लिखित कोई साक्ष्य नहीं है। इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों कि मतलब पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले, यानी साहित्यिक साक्ष्य भी मिले, बट उस साहित्यिक साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोग क्या जानते हैं कि जो कुछ भी मिला है तो उसको अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो वो क्या हो गया दोस्तों? आद्य ऐतिहासिक काल हो गया, यानी सिंधु सभ्यता क्या हो गई? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता हो गई। अब ये पहली ऐसी सभ्यता है वैदिक सभ्यता दोस्तों, जहाँ से आपको साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं और जो है पुरातात्विक स्रोत भी या साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये पहली ऐतिहासिक सभ्यता, इसको हम लोग कह सकते हैं कि वैदिक काल क्या है? पहली ऐतिहासिक सभ्यता है, जहाँ की पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं। तो इस यानी प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीनों को मैंने आपको लगभग 2-3 क्लास में मैंने इसको यानी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छे से बताया है कि ताकि आपका जो भी कन्फ्यूज़न है इससे रिलेटेड वो जो है आपको क्लियर हो जाए। तो हम लोग जो है दोस्तों कहाँ थे? पुरातात्विक स्रोत, यानी इसके पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर ऐसे क्या क्या स्रोत मिले हैं जिससे हमको इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले है दोस्तों बोगाज़कोई अभिलेख। तो ये जो बोगाज़कोई अभिलेख है दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को लिया है। इसका निर्माण काल जो है दोस्तों 1400 BC के आसपास का माना जाता है। तो इस बोगाज़कोई अभिलेख में जो है दोस्तों इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, इन सब देवताओं का जिक्र
किया गया। यानी कि उस टाइम जो है ये वैदिक सभ्यता वाले लोग, जो आर्य लोग थे, ये लोग जो है इन इंद्र, वरुण, मित्रनाशक, इन देवी देवताओं की क्या करते थे, पूजा अर्चना आराधना वो लोग करते थे। तो ये बोगाचकाई अभिलेख से पता चलता है कि उस टाइम के लोग क्या थे, आपके इन चारों देवताओं की पूजा करते थे। और इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1400 BC के आसपास हुआ था। इसके बाद दोस्तों मृदभांड, यानी जो बर्तन जो होते थे मिट्टी के, जिसे गैरिक मृदभांड कहते हैं, OCP के नाम से जानते हैं, एक चित्रित दूसरा मृदभांड। तो ये भी जो है दोस्तों आपका, जिसे PGW कहते हैं, तो ये भी वहाँ से मिले हैं। तो हमने वहाँ क्या देखा था, सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग जो मृदभांड मिले थे वो किस प्रकार के थे, तो लाल रंग के थे और काले रंग से जो है बॉर्डर वगैरह दे कर के उसको जो है बनाया गया था। यहाँ पर क्या है, गैरिक मृदभांड यानी गेरुआ रंग का, और चित्रित यानी उस पर पेंटिंग वगैरह जो है किया गया था। तो ये सब क्या मिला है वहाँ आपको, यानी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो है साक्ष्य मिले हैं इस वैदिक काल के। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों साहित्यिक स्रोत में। तो साहित्यिक स्रोत में हम लोग जानते हैं कि वैदिक काल जो है या वैदिक सभ्यता जो है वेदों की रचना के लिए जो है मूल रूप से जानी जाती है। तो इसका जो पूर्व वैदिक काल जिसे हम लोग ऋग्वैदिक काल कहते हैं, तो उसमें आपका ऋग्वेद की रचना हुई। तो प्रथम वेद कौन सी है दोस्तों, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि प्रथम वेद कौन सी है। तो खैर ये तो अब कॉमन प्रश्न हो गया, इस तरह का प्रश्न अब नहीं बनता है क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल जो है आपका टफ हो गया है, कॉम्पिटिशन लेवल टफ है, तो इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रथम वेद जो है आपका ऋग्वेद है, और जिसकी रचना जो है पूर्व वैदिक काल में हुई थी, जिसके कारण पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। तो प्रथम वेद यानी कि इसमें जो आपका 4 वेद जो रचना हुई थी, तो ऋग्वेद उसमें प्रथम है साहित्यिक स्रोत में, जिसमें कि सबसे प्राचीन तो है ही दोस्तों। इसमें आपका 1028 सूक्त या स्रोत है, ये भी प्रश्न बहुत बार बनते हैं। तो इस ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई थी। ऋग्वेद में 10 मंडल है दोस्तों और 1028 सूक्त है। इसका पहला अध्याय है वह अंगिरा ऋषि को समर्पित किया गया है। यानी सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद को डिटेल में जानेंगे, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को जानेंगे। तो ऋग्वेद चूँकि सबसे प्राचीन ग्रंथ है, 1028 सूक्त और स्रोत है इसमें, तो इसका पहला जो अध्याय यानी 10 अध्याय इसमें महत्वपूर्ण है। यानी 10 अध्याय में ये 1028 सूक्त को बांटा गया है। तो इसका जो प्रथम अध्याय है दोस्तों वह अंगिरा ऋषि को जो है समर्पित किया गया है। तो ये मंडल से भी प्रश्न बहुत जोड़ करके पूछा जाता है दोस्तों। तो हालांकि मैंने 10 मंडल नहीं लिए हैं क्योंकि इतना ज़्यादा 10 मंडल से प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन ये जो मंडल मैंने ऐड किए हैं इस कंटेंट में, तो इससे ज़्यादा जोड़ करके प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग जो इस पर डिस्कशन करेंगे। तो इसका पहला जो अध्याय है दोस्तों वह क्या है, अंगिरा ऋषि को समर्पित किया गया है। दूसरे मंडल की अगर बात करें हम लोग, तो इंद्र की स्तुति की गई है। तो इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है दोस्तों, किला को तोड़ने वाला। और इंद्र जो है सबसे ज़्यादा पूजे वाले, यानी वैदिक काल में जो है इंद्र जो है सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले देवता थे। यहाँ देखिए, तो ये जो सबसे ज़्यादा जो पूजे जाने वाले देवता थे आर्यों के द्वारा, तो वो कौन थे, इंद्र थे। और इनका जिक्र कहाँ किया गया है, तो दूसरे मंडल या दूसरे अध्याय में किया गया। तीसरा अध्याय सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यानी दूसरा जो अध्याय है, दूसरा जो मंडल है इम्पोर्टेंट देवता को समर्पित है, और तीसरा जो मंडल है वह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। वही गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः जो होता है, उस गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है आपका तीसरे मंडल में। तो ये मंडल हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये इंद्र की स्तुति यानी दूसरा मंडल जो है आर्यों के लिए इम्पोर्टेंट थी। अब आते हैं हम लोग 7वें मंडल की ओर, और ये 7वां मंडल में दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें दासराग्य युद्ध का वर्णन किया गया था, जिसमें कि एक तरफ थे राजा सुदास और दूसरी तरफ थे 10 कबीले या 10 राजा। तो इसमें राजा सुदास की जो है जीत होती है और ये 10 कबीले वाले क्या होते हैं, ये हार जाते हैं। तो ये
कि कहाँ जो वर्णन है दासराग्य युद्ध का दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है दासराग्य युद्ध का वर्णन किया गया है। आते हैं 9वें मंडल के ऊपर। तो 9वां मंडल जो है दोस्तों सोम देवता को समर्पित है और ये प्रकृति के देवता माने जाते थे आर्यों के द्वारा। तो ये आपका 9वां अध्याय है, सोम देवता को समर्पित है। 10वां अध्याय या 10वां जो मंडल है दोस्तों, वह पुरुष सूक्त में जो है 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। यानी 10वां और अंतिम मंडल जो है आपका ऋग्वेद का, इसमें जो है पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन किया गया। दोस्तों हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी वर्ण व्यवस्था देखी थी। तो वहाँ वर्ण व्यवस्था कैसी थी? पुरोहित, व्यापारी, किसान और श्रमिक। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर भी जो ये वर्ण व्यवस्था है 4 ही है यहाँ, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था जो है 4 है। तो इसकी वर्ण व्यवस्था यहाँ कार्यों के आधार पर निर्धारित की गई थी, यानी कौन किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये वर्ण व्यवस्था यानी निर्धारित की गई थी। और यहाँ यहीं पर जो है दोस्तों इस वर्ण में जो है शूद्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यानी शूद्रों की जो उत्पत्ति है, शूद्रों का जो वर्गीकरण है वर्ण व्यवस्था में, ये यहीं से आरंभ हुआ है आपका। और इसका वर्णन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो 10वें मंडल में जो है इसका वर्णन किया गया है। तो आपको क्लियर हो गया ऋग्वेद का जो इम्पोर्टेंट 10 अध्याय है, ये सारा आपको मैंने जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। तो पहला अध्याय कौन सा है? अंगिरा ऋषि को समर्पित है। दूसरा अध्याय इंद्र की स्तुति से है। तीसरा गायत्री मंत्र से है। 7वां दासरागी युद्ध के बारे में बताया गया है। 9वां जो है सोम देवता को समर्पित है। और 10वां जो है पुरुष सूक्त में जो वर्ण व्यवस्था जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखी थी और यहाँ भी है, लेकिन दोनों में अंतर आ जाता है इस वर्ण व्यवस्था में। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, यानी पहला तो आपका इम्पोर्टेंट वेद कौन था? ऋग्वेद, सबसे पुराना और सबसे पहला। दूसरा जो है वो वेद वह है आपका सामवेद। और ये कौन सा वेद है दोस्तों? तो संगीत का वेद है। 7 सुरों का जो प्रयोग है सर्वप्रथम इस सामवेद में ही इसका वर्णन मिलता है। यानी यहीं से आर्यों के द्वारा जो 7 सुरों का प्रयोग किया गया और इसका जो अंकन है सामवेद में किया गया। देखिए दोस्तों, ये जो ऋग्वेद है और सामवेद जो है, ये ऋग्वेद के बाद चूँकि सामवेद आया है तो ये दोनों में बहुत कुछ सिमिलर है। मीन्स जिन मंत्रों का वर्णन ऋग्वेद में है, लगभग उन्हीं सभी मंत्रों का वर्णन जो है सामवेद में है। और कहा जाता है कि लगभग जो है समझिए कि 75 यानी मंत्र ही ऐसे हैं जो ऋग्वेद के इसमें नहीं है, नहीं तो सारा मंत्र इसमें है। और सबसे बड़ी खासियत क्या है दोस्तों, जो वे सारे मंत्र इसमें शामिल किए गए जिसको गायन विधि द्वारा संपन्न किया जा सकता है। यानी गा करके जो संपन्न किया जाए, ऐसे मंत्रों को इसमें शामिल किया गया, इसीलिए इसको संगीत का वेद कहा जाता है। यानी गा करके जो उन मंत्रों को संपादन किया गया। तो सामवेद क्या है दोस्तों? संगीत का मंत्र है। उसके बाद आता है यजुर्वेद। यह यज्ञ की विधियों से संबंधित है। यज्ञ की विधियाँ यानी किस प्रकार से जो व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए कि ईश्वर प्रसन्न हो, उसकी मनोकामना पूर्ण। मीन्स पूजा पाठ या कोई भी यज्ञ विधि विधान कर्मकांड लोग क्यों करते हैं? अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए। तो इसमें उन्हीं सारी विधियों को दिया गया है कि किस प्रकार से आप पूजा करें, यानी क्या विधियाँ अपनाएं पूजा की, कौन सा कर्मकांड किस तरह के करें कि देवता प्रसन्न हो और आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो इच्छा है वो आसानी से पूरी हो। तो ये यज्ञ की विधियाँ इसमें दी गई। और सबसे बड़ी खासियत दोस्तों, ये पहला वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में उपलब्ध है। तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में उपलब्ध है। तो यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है एकमात्र जो कि गद्य और पद्य दोनों में जो है उपलब्ध है। सबसे अंतिम वेद आता है आपका दोस्तों अथर्व वेद। तो इसमें जादू, टोना, वशीकरण, विवाह, मृत्यु और ये सब का जिक्र है। इसमें ब्राह्मण का भी जिक्र किया गया दोस्तों कि यानी ब्राह्मण का अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी ब्राह्मण यानी श्रेष्ठ
वेद, यानी ब्राह्मण को जो है वर्ण व्यवस्था में सबसे श्रेष्ठ माना गया। तो अथर्ववेद को अगर आप मूल रूप से देखिएगा तो ये सामाजिक वेद इसको कह सकते हैं, यानी सामाजिक जो रीतियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, उन सारे चीज़ों का वर्णन, रहन सहन, जीवन यापन, उन सब का जो है वर्णन कहाँ किया गया है, तो अथर्ववेद में किया गया। तो इस प्रकार हमने क्या देखा दोस्तों, जो साहित्यिक आधार भी देखा हमने इसका, और साहित्यिक आधार या साक्ष्य या पुरातात्विक साक्ष्य हमने दोनों इनको देखा। अब हम लोग देखते हैं कि मूल निवासी, यानी ये जो वैदिक काल के जो लोग थे, ये मूल निवासी कहाँ के थे। तो दोस्तों विद्वान जो होते हैं, तो विद्वान को कहावत है, एक किसी विद्वान ने ही विद्वान के बारे में कहा है, यानी किन्हीं विद्वान के द्वारा ही ये विद्वानों के बारे में कथन है कि कभी भी विद्वान को जो एक मंच पे खड़ा नहीं किया जा सकता। मीन्स आप दुनिया का बहुत मुश्किल काम आप कर सकते हो, बड़ा से बड़ा मुश्किल काम को आप एक साथ यानी आसानी से कर सकते हो, संभव है, लेकिन ये संभव नहीं है कि किसी भी विद्वान को आप एक मंच पे खड़ा कर दो। तो यहाँ आप इसको इतिहास के अर्थ में देख सकते हैं, इसको इस तरह से देख सकते हैं कि आप इतिहास का कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, कोई भी सभ्यता उठा लीजिए, कोई भी साम्राज्य उठा लीजिए, कोई भी वंश उठा लीजिए, उसके बारे में जो इतिहासकारों का, विशेषज्ञों का कभी भी एक राय नहीं होता है। हमेशा जो है अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग विशेषज्ञ, अलग अलग जानकार, अलग अलग साहित्यकार जो अपनी अपनी अलग अलग राय देते हैं। तो चूँकि इतिहास है और एग्ज़ाम निकालना है, तो जो मूल पॉइंट है इतिहासकारों के, जानकारों के, तो हम लोगों को वो पढ़ना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है और पढ़ाना भी पड़ता है। तो कई बार चूँकि इससे प्रश्न जोड़ करके पूछता है, तो इसलिए हम लोग को जानना ज़रूरी है। तो जो मूल निवास से संबंधित जो इसका धारणा है दोस्तों, उसमें मैक्स मूलर सबसे प्रथम आते हैं, और इनका ही मान्य जो, यानी इनका जो कथन है वह सर्वमान्य माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने कहा कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे, यानी कि इनके मूल निवास से संबंधित जो है इतिहासकार में मतभेद है। कोई कहते हैं कि आर्य यहाँ से आए थे, कोई कहते हैं आर्य वहाँ से आए थे, कोई कहते हैं आर्य यहाँ के निवासी थे, कोई कहते हैं आर्य वहाँ के निवासी थे। तो इसमें जो मतभेद है, तो इसमें मैक्स मूलर का कहना है कि मध्य एशिया से जो है आर्य आए थे। तो ज़्यादातर जो है विद्वान इसके मत को सही मानते हैं। तो इसके मत को सही मानने का आधार मैं बताती हूँ क्यों मानते हैं। क्योंकि उस टाइम जो मध्य एशिया में जो संस्कृति या सभ्यता को जो विकास हो रहा था दोस्तों, उस काल में, यानी सिमिलर टाइम में, तो उसका रहन सहन, उसकी संस्कृति, उसका कल्चर, बहुत कुछ जो है हमारे वैदिक सभ्यता के आर्यों से यानी मेल खाता, मिलता जुलता मिला है, यानी उसके साक्ष्य मिले हैं। तो इसलिए जो है मैक्स म्यूलर का कहना है कि वो मध्य एशिया से आए थे, और इसलिए जो है इनको जो है ज़्यादातर इतिहासकार, ज़्यादातर जो विशेषज्ञ है, जानकार है, साहित्यकार है, इनके मत के समर्थन देते हैं। इसके बाद एक डॉक्टर संपूर्णानंद का भी पूछा जाता है दोस्तों। इनका कहना था कि आल्प्स पर्वत से वो आए थे, यानी यूरेशिया, यूरोप और एशिया के मध्य भाग से जो है ये आए थे। तो ये उनका कहना है डॉक्टर संपूर्णानंद का। एक बाल गंगाधर तिलक जी है, उनको हम लोग जानते हैं, लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। उनकी टिकरी थी, हमने गर्म दल के नेता के रूप में हम लोग जानते हैं, यानी मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इनको। तो ये इनका कहना है कि आर्कटिक प्रदेश से ये आर्य आए थे। दयाराम साहनी जी का भी बहुत बार पूछा जाता है। तो इनका कहना है कि ये लोग जो है आर्य थे, ये तिब्बती थे, यानी तिब्बत प्रदेश से ये आए थे। तो हमने वैदिक काल के अंतर्गत दोस्तों सारा कुछ जाना आज की इस क्लास में, कि वैदिक काल को दो भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, क्योंकि उस समय जो है एकमात्र ग्रंथ की रचना जो ऋग्वेद है उसकी रचना हुई थी, तो इसलिए जो है इसको हम लोग पूर्व वैदिक काल से के रूप में जानते हैं। उसके बाद उत्तर वैदिक काल इसका दूसरा पार्ट है, और उसके बाद हमने इसके साक्ष्य में पुरातात्विक साक्ष्य भी जाने, साहित्यिक साक्ष्य भी जाने, और फिर हमने जाना कि यानी जो ये आर्य थे कहाँ के निवासी थे, कहाँ से आए थे, और किस प्रकार से जो आकर के वो भारत में अपनी सभ्यता का विकास करते हैं, स्थापना करते हैं। दोस्तों
अब वैदिक काल से संबंधित एक और क्लास होगी जिसमें हम लोग उनके रहन सहन यानी उनकी धार्मिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी आर्थिक राजनीतिक क्या स्थितियाँ थी, किस प्रकार का रहन सहन था, वो सब हम लोग अगली क्लास में जानेंगे। तो ये सब आपको मेंस राइटिंग में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो ज़रूर ही कीजिए, क्योंकि लाइक जो है व्यूज़ के अकॉर्डिंग बहुत कम होता है। एक अगर लाइक आप करते हैं दोस्तों तो आपका कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन हम लोगों का प्रोत्साहन बहुत अधिक बढ़ता है। तो लाइक ज़रूर कीजिए।